हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्वाचन विभाग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, भाग 15 में आपका इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, इसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक का वर्णन किया गया है। देखिए, पहला बात यह है कि चुनाव आयोग का गठन किया गया तो आखिर इसका उद्देश्य कुछ होना चाहिए। तो इसका मूलभूत उद्देश्य है कि किसी भी राज्य में या देश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग का मूल उद्देश्य है। अब देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1951 ईस्वी को किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को किया गया और जब 25 जनवरी को इसको स्थापना किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को ही मनाते हैं। क्लियर। और देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था। 51 में स्टार्ट किया गया, समाप्त हुआ 52 में। ठीक ना। देखिए, शुरुआत में जो निर्वाचन आयोग था, चुनाव आयोग था, यह शुरू में एक सदस्यीय था, माने सिर्फ इसमें एक सदस्य थे। लेकिन वर्तमान में 1953 में एक प्रावधान किया गया कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होगा और वर्तमान में जो है निर्वाचन विभाग यानी कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। यहाँ पर देखते हैं कि है चुनाव आयोग, इसमें 3 सदस्य हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके बाद चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अलग-अलग चुनाव आयुक्त होते हैं। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। ठीक। तो यानी कि आप देखे होंगे कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को ही कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक ना। इसका इंग्लिश होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में सुनील अरोड़ा है इसके। तो इन तीनों का पावर जो होता है बराबर होता है, सेम होता है। लेकिन इस मुख्य चुनाव आयुक्त में अंतर यही होता है कि इसके पास एक्सपीरियंस अनुभव कुछ ज्यादा होता है और ज्यादा होने के कारण इसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है और यह अध्यक्षता करने लगता है इन दोनों का। तो यही मुख्य चुनाव आयुक्त। अब कहिएगा कि 3 को सदस्य रहेगा, पूरा भारत का चुनाव कैसे करा देगा? तो यहाँ पर समझने वाला बात होता है कि जिला स्तर पर सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता है जिलाधिकारी। और चुनाव के समय में क्या होता है कि 2 माह पहले ही आचार संहिता लगा दिया जाता है। और आचार संहिता कब लगाया जाता है? तो चुनाव के ठीक 2 माह पहले आचार संहिता लगा दिया जाता है। और जैसे ही आचार संहिता हो जाता है तो सारे राजनेताओं का पावर खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सारे लोगों का जो होता है पावर खत्म हो जाता है और उस समय एक्टिव हो जाता है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग जब होता है तो सारा प्रक्रिया जो होता है, जो कार्यपालिका का सारा शक्ति होता है, चुनाव आयोग में आ जाता है। और इस दौरान यह क्या करता है कि सारे ऑफिसरों का तबादला करने लगता है। या कोई ऑफिसर अगर आचार संहिता के दौरान गलत कार्य करेंगे, गैर संवैधानिक कार्य करेंगे या भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उनको सस्पेंड करने का भी पावर चुनाव आयोग के पास आ जाता है। और स्थानांतरण भी करता है, ट्रांसफर करता है। मान लेते हैं बक्सर जिला के डीएम साहब को तबादला करके पटना जिला में कर देंगे, पटना जिला वाले को मुजफ्फरपुर भेज देंगे, तो सारा पावर चुनाव आयोग के पास हो जाता है। और जिला में देखेंगे तो जिला में सर्वोच्च पदाधिकारी डीएम साहब होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इन्हीं को बना दिया जाता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी। और जितने सांसद के टिकट के लड़ने के लिए जाते हैं या विधायक जो भी, तो पर्चा फार्म भरते हैं डीएम साहब के पास ही और डीएम साहब के पास ही उनका मतगणना भी किया जाता है। तो सारा पावर डीएम के पास चला आता है। और इस दौरान जो कोई भी पार्टी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो डीएम साहब के पास इतना पावर उस समय हो जाता है उसका पर्चा समाप्त कर सकता है। इसी से आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से पर्चा भरने के लिए गए थे तो यूपीएससी यानी कि डीएम साहब कुर्सी पर बैठे थे और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो थे उस समय वे क्या किए कि खड़े होकर पर्चा डीएम साहब को दे रहे थे। और डीएम साहब बैठे थे और नरेंद्र मोदी खड़े थे।
जब उन्होंने कहा बैठने के लिए तब वे बैठे। तो इतना पावर हो जाता है कि प्रधानमंत्री तक को वो खड़े कर देते हैं अपने सामने। इतना चुनाव आयोग को आचार संहिता के समय पावर हो जाता है। और पर्चा भरने का समय जो होता है, पर्चा भरने का समय मात्र केवल 20 दिन ही दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 20 तारीख को इलेक्शन है, 20 तारीख को इलेक्शन है, तो 1 तारीख से आपका मतलब पर्चा फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा। अधिकतम पर्चा भरने यानी कि नामांकन करने, नॉमिनेशन करने का दिन 20 दिन दिया जाता है। अब इससे संबंधित 2 या 3 को अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, देख लिया जाए। देखिए अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के गठन का बात कहा गया है, प्रावधान किया गया है और इसके कार्य शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 325 और 326 एक ही बात करता है, कहता है कि भारत के वैसे नागरिक जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो तथा उनका मतदाता यानी कि वोटर आईडी कार्ड बन गया है, तो वे सभी नागरिक भारत में चुनाव दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। यानी कि भारत के वैसे नागरिक जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उनकी उम्र 18 वर्ष हो गया हो, तो उनके लिए क्या करता है कि मतदान सूची में उनका नाम डाल दिया जाता है और चुनाव आयोग उनके लिए मतदान पहचान पत्र देता है, यानी जिसे वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है। तो वे लोग वैसे भारत नागरिक चुनाव दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। अब अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि विधानमंडल के निर्वाचन के उपबंध में संसद को कुछ शक्ति प्रदान की गई है। अब इसको मिलाकर इसके आगे समझते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है अब कि चुनाव आयोग में जो 3 सदस्य होते हैं, 3 आयुक्त होते हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य 2 आयुक्त। तो इन तीनों आयुक्तों की नियुक्ति जो कौन करता है, तो चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों की नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ध्यान देना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब कार्यकाल देख लीजिए कि चुनाव आयोग के जो 3 सदस्यीय कार्यकाल होता है, 3 आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक कार्य करेंगे। यानी कि कोई मान लेते हैं 50 वर्ष की उम्र में कार्य कर रहा है, स्टैटिक पद ग्रहण किया, तो अधिकतम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 56 वर्ष तक वह इस पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में पद पर आया तो 6 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 66 होगा, लेकिन वह अधिकतम 5 वर्ष तक कार्य करेगा, क्योंकि उम्र सीमा तय कर दिया गया है 65 वर्ष की उम्र में इनको पद छोड़ना पड़ेगा, रिटायर हो जाएंगे। अब इनको वेतन देखा जाए तो वेतन इनका जो होता है देश के संचित निधि से दिया जाता है। तीनों आयुक्तों का वेतन जो दिया जाता है देश के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि इनके वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता, क्योंकि संचित निधि से जितना भी वेतन दिया जाता है उसमें कटौती नहीं किया जाता है। और फिलहाल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वेतन जो है 2.5 लाख रुपया प्रति महीना है, 2.5 लाख पर मंथ, ध्यान रखना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज इतना इनको वेतन मिलता है। अब देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही इनकी योग्यता होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का योग्यता मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा का वह 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर बना रहे, मतलब 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। और न्यायिक पद भी धारण किया रहेगा तो किसी हाई कोर्ट में, या 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, तो वही चुनाव आयुक्त बन सकता है जो या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत किया हो। तो ये योग्यता देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अब इनको हटाने की विधि देखिए तो चुनाव आयुक्तों को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा, यानी कि इनकी शक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के बराबर होता है। कितना होता है? राष्ट्रपति के पावर जैसा। और राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावर इनका हो जाता है जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का। इस बात का ध्यान रखना है। तो महाभियोग हटाया जाएगा। तो महाभियोग जो पारित होगा इनको हटाने के लिए कहां से होगा? संसद के दोनों सदनों से। पहला लोकसभा पास करेगा और लोकसभा का 2/3 बहुमत पास करेगा तब यह पास होगा। इसके बाद आएगा राज्यसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि हाँ चुनाव आयुक्तों को हटाया जाए, तब हटाया जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे
तब वो क्या हो गया कि चुनाव आयुक्त तो हम हटेंगे, तब तक तो बवाले हो जाता है इसमें। अब देख लिया जाए कि चुनाव आयोग की कुछ जो कार्य एवं शक्ति दिया गया है। पहला है कि मतदाता लिस्ट तैयार करना, मतदाता लिस्ट तैयार करना यानी कि मतदाता सूची तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र बनाना चुनाव आयोग का कार्य है। दूसरा कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन करने का मतलब ये है कि जैसे अभी लोकसभा हमारे यहाँ बक्सर है, ठीक, तो बक्सर का क्षेत्र घटा सकता है, बढ़ा सकता है, या उसको क्षेत्र घटा, उसका नाम भी एक्सचेंज कर सकता है उस क्षेत्र का, ठीक ना। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने का अधिकार जो चुनावी आयोग के पास है। इसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देने का पावर जो है चुनाव आयोग के पास ही है। इसके बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का भी अधिकार चुनाव आयोग के पास ही है, ठीक है। इसके बाद चुनाव कराने का जो पावर है चुनाव आयोग के पास ही है। लेकिन वो भी चुनाव किसके किसके कराएंगे, तो पहला है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे, लोकसभा का चुनाव कराएंगे, राज्यसभा का चुनाव कराएंगे, विधानसभा का चुनाव कराएंगे, विधान परिषद का चुनाव कराएंगे। किस समझते हैं चुनाव आयोग के शक्ति में जो आता है कि कहाँ पर चुनाव कराएंगे, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। इसके बाद लोकसभा का चुनाव आयोग कराता है चुनाव, राज्यसभा का चुनाव चुनावी आयोग कराएगा, विधानसभा का और विधान परिषद का भी चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही होता है। अब कहिएगा कि मुखिया चाहे नगर पंचायत का चुनाव कराने का पावर किसके पास है, तो देखिए चुनाव आयोग भी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीय चुनाव आयोग और एक राज्य चुनाव आयोग। तो जितने भी स्थानीय स्वशासन होते हैं यानी कि लोकल गवर्नमेंट में माने कि जैसे देखिए आप लिखा स्थानीय स्वशासन का चुनाव यानी कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराती है, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराती है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में कौन सी आ जाते हैं, तो पंचायत यानी कि मुखिया का चुनाव, इसके बाद नगर निगम यानी कि वार्ड मेंबर, इसके बाद नगर परिषद, इन सब का चुनाव जो होता है राज्य चुनाव आयोग ही करता है। यानी कि मुखिया का चुनाव जो होगा राज्य चुनाव आयोग करेगा, नगर परिषद का चुनाव होगा राज्य चुनाव आयोग करेगा, नगर निगम का चुनाव जो कराएंगे तो वह चुनाव आयोग ही कराता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि चुनाव की तारीख जो है जारी करने का पावर जो होता है चुनाव आयोग के पास ही होता है। इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू करने का पावर जो होता है चुनाव आयोग के पास होता है। इसके बाद चुनाव के खर्चों की निगरानी करने का पावर जो होता है चुनाव आयोग के पास होता है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना भी इसी के हाथ का होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि चुनाव खर्चों की निगरानी करने का पावर किसके पास है, तो चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव आयोग ने पास तो उसके है, लेकिन इसने 2014 में नियम बनाया कि कितना आप खर्च करिएगा। तो इसने नियम बनाया था कि कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होता है लोकसभा चुनाव के लिए तो वह अधिकतम खर्चा कर सकता है 70 लाख रुपया, और कोई भी विधानसभा में यदि व्यक्ति खड़ा होता है तो अधिकतम खर्चा कर सकता है 28 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा 28 लाख रुपया खर्च कर सकता है कोई व्यक्ति जो है। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने जाता है कोई कैंडिडेट तो उसे अधिकतम 70 लाख रुपया खर्च करने का पावर है, और 70 लाख से अधिक वो खर्च करेगा तो चुनाव आयोग उसके क्या करेगा कि उसकी कैंसिल कर देगा उसका नामांकन। और कोई विधानसभा का कैंडिडेट अगर 28 लाख रुपया से अधिक खर्चा कर देता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। यही नहीं, अगर कोई अपने जुलूस में अगर 10 गाड़ी ले जाने के अलाउ है, 10 गाड़ी का परमिशन है, उन सभी 10 गाड़ियों का नंबर प्लेट इसके पास पहुंच जाता है चुनाव आयोग के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और वो 10 गाड़ी का नंबर मांग लिया जाता है कि कौन कौन सी गाड़ी आपके जुलूस में रहेगी। अगर वह 11 गाड़ी पहुंच गया लेकर अपने जुलूस में और 11 गाड़ी पहुंच जाता है तो कोई शिकायत कर देगा तो उस कैंडिडेट का नामांकन भी रद्द हो सकता है या मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं कि जो हमने समझाया कि चुनाव आयोग के पास तो इतनी शक्ति होती है। चुनाव हम लोगों को उम्र जो है वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है, ठीक, लेकिन पहले यह शुरुआती दौर में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था। ध्यान देना है, पहले वोट देने का अधिकार जो था 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में किया गया और कहा गया
कि अब मत देने का अधिकार जो होगा 18 वर्ष ही होगा, यानी कि वैसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगा और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा वह वोट डाल सकता है 61वां संवैधानिक संशोधन के तहत। अब देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है लोकसभा विधानसभा का, यह ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम मशीन यानी कि ईवीएम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पूरा नाम होता है ईवीएम का। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है इसका प्रयोग सबसे पहले भारत में कब किया गया, इस बात को समझना है। तो ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य जो था केरल था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का उपयोग करने वाला भारत में प्रथम राज्य था जो कि 1982 ईस्वी में इसका उपयोग किया। प्रथम प्रयोग करने वाला ईवीएम का राज्य था केरल, जो कि 1982 में किया, और उसके वहां के मात्र 5 या 4 विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया, चयन किया गया था। लेकिन ईवीएम से अपने संपूर्ण विधानसभा का निर्वाचन करने वाला जो था, ईवीएम से संपूर्ण चुनाव कराने वाला एकमात्र प्रथम राज्य जो था वह गोवा था, और कराया 1999 ईस्वी में। ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर अंतर है कि ईवीएम मशीन का प्रयोग करने वाला देश का प्रथम राज्य था तो केरल 1982 में 3-4 गो अपना विधानसभा में कराया था, लेकिन ईवीएम मशीन से अपने राज्य का संपूर्ण चुनाव संपन्न कराने वाला एकमात्र राज्य जो था गोवा था, और इसने 1999 ईस्वी में कराया था। यही सभी चुनाव आयोग से संबंधित कार्य। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।